नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और उस पर तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ नाज़रीन गिरामी, उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त और बारहा मैं अपने प्राइम टाइम में मुसलमानों के इर्द गिर्द भारत में जिस तरह से घेरा तंग किया जा रहा है उसकी वक्तन फ़वक्तन वीडियोस आती है, बल्कि हर प्राइम टाइम में कोई ना कोई वीडियो तो मैं आपके सामने ज़रूर पेश करता हूँ जो भारत के किसी न किसी रियासत में किसी न किसी एतबार से, वो चाहे इंतज़ामिया की जानिब से हो, पुलिस की जानिब से हो, हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से हो, हरासा करने की कोशिशें होती हैं। अब एक और वीडियो आई है हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौजूद संजावली से, और उस वीडियो के बारे में जो तफसीलात हैं वो ये कि 14 नवंबर की है, यानी कि जुमा के रोज़ नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे मुसलमान एक मस्जिद में, तो देवभूमि संघर्ष समिति के ख़वातीन मेंबरान वो जो है इन लोगों को मस्जिद में जाने से, नमाज पढ़ने से रोक दिए। पुलिस को वहाँ बुला लिया और फिर जो है नमाज पढ़ने से रोकाई और मस्जिद को भी गैर कानूनी और इल्लीगल कहते हुए सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश की। किस तरह से इस वक्त ख़वातीन का इस्तेमाल करते हुए, अलग अलग एतबार से बहाने बनाते हुए पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाया जा रहा है, मस्जिद के ख़िलाफ़ जो माहौल बनाया जा रहा है ये तो हम लोगों के सामने था ही। अब ख़वातीन का इस्तेमाल करके फिर उसके बाद उनके साथ कुछ ज़्यादा बात करेंगे तो उल्टा मुसलमानों पर ही जुल्म ज़्यादती करने का इल्ज़ाम लगाने के लिए भी आसानी होगी, शायद कहते हुए लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं। अब इस सिलसिले में पुलिस क्या इक़दाम करेगी ये सारा कुछ आप तो जानते ही हैं। वैसे भी यहाँ की इंतज़ामिया और यहाँ की चीज़ें गुज़िश्ता कई सालों से जिस तरह का व्यवहार रवैया मुसलमानों के साथ इख्तियार किए हुए है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह के क़वानीन लाए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। गरीबों की भी दुनिया नहीं है। राजस्थान कोटा से एक वीडियो आई, ये छोटे ठेले वाले लोग किस तरह से दिन भर मेहनत करते हैं और अपने घर के अखराजात पूरा करते, ये बात तो सामने है ही, लेकिन इंतज़ामिया इन्हीं को निशाना बनाती रहती है हमेशा से। राजस्थान के कोटा से जेसीबी के ज़रिए से एक ठेले को नुकसान पहुंचाते, उसमें मौजूद सामान को गिराने का ये मंजर सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन, बिहार में असम्बली इंतखाबात का नतीजा बरामद होने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म से, मुख्तलिफ़ जिहतों से और मुख्तलिफ़ रास्तों से तज्ज़िये किए जा रहे हैं। अलग अलग बयानात भी आ रहे हैं। कांग्रेस कहीं अपनी मीटिंग शुरू कर चुकी है और उधर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और भी जिन लोगों ने हार का सामना चखा है वो अपने एतबार से, और लिखने वालों का अलग अलग तज्ज़िया। जो आदाद व शुमार इस वक्त सामने आ रही, इससे पता चलता है कि बिहार की नई असम्बली में मुस्लिम और यादव अराकीन असम्बली की तादाद कम हो चुकी है। बिहार की 19वीं असम्बली में भूमिहार, राजपूत और कुशवाहा कुर्मी तबक़ात का दबदबा देखने को मिलेगा और ख़वातीन अराकीन असम्बली की तादाद में भी 10 साल बाद में लगातार इजाफ़ा हुआ है, इजाफ़ा देखने को मिला है। बिहार असम्बली में अब 28 ख़वातीन अराकीन असम्बली दिखाई देंगी और 2022 में ख़वातीन अराकीन असम्बली की तादाद 25 थी। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक इस बार 36 दलित, 2 कबाइली उम्मीदवार भी जो है वो जीत चुके हैं और फतहयाब होकर असम्बली पहुँचे हैं। 14 ब्राह्मणों को भी अवाम ने कामयाब बनाकर बिहार असम्बली में भेजा है।
सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बीजेपी से जीतकर असेंबली पहुंचे। इलेक्शन कमीशन के जरिए दी गई जानकारी से पता चलता है कि 14% आबादी वाले यादव तबके से इस बार सिर्फ 28 अरकान असेंबली मुंतखब हुए हैं। 13 एनडीए से और 11 आरजेडी से जीतकर ऐवान पहुंचे। यादव तबके से आने वाले सतीश पिंटू ने बीएसपी के सिंबल पर जीत दर्ज की। 2020 के असेंबली इंतखाबात में 52 यादव उम्मीदवार कामयाब हुए थे। तन्हा आरजेडी के 39 यादव अरकान असेंबली बनकर ऐवान पहुंचे थे। इस बार आरजेडी के सिंबल पर फुतुहा से रामानंद यादव, मुनीर से भाई वीरेंद्र, राघोपुर से तेजस्वी यादव ने जीत हासिल की। बीजेपी के सिंबल पर दानापुर से राम कृपाल यादव ने जीत दर्ज की है। मुस्लिम अरकान असेंबली की तादाद में भी इस बार थोड़ी सी कमी आई। बिहार में इस बार सिर्फ 11 मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतकर ऐवान पहुंच सके हैं। 2020 में 19 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर असेंबली पहुंचे थे। इस बार सबसे ज़्यादा 5 मुस्लिम एमआईएम से जीतकर ऐवान पहुंचे। आरजेडी के सिंबल पर मुस्लिम तबके के 3 उम्मीदवार जीतकर आए हैं। कांग्रेस से 2 और जेडीयू से 1 मुस्लिम जीतकर असेंबली पहुंचे हैं। तो नाज़रीन में इस तरह से, किस तरह से और कहां से, कैसे कैसे फ़ीसद के एतबार से भी नुकसान पहुंचा है अक़लियतों को और यादव को, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फैसल रहमान ने बीजेपी को सिर्फ 178 वोटों के फ़र्क से हरा दिया है। बिहार के मशरक़ी चंपारण ज़िले की ढाका असेंबली सीट बिहार असेंबली इंतखाबात में एक बार फिर खबरों की जीनत बनी। ये सीट सियासी और समाजी लिहाज से अहमियत के हामिल है, क्योंकि यहाँ बुनियादी तौर पर देही आबादी रहती है। ज़राअत, सैलाब कंट्रोल, तालीम, सेहत और बुनियादी तरक्की जैसे उमूर इंतखाबी मुबाहसे का मरकज़ रहते हैं। इस बार आरजेडी के उम्मीदवार फैसल रहमान ने एक दिलचस्प मुकाबले में बीजेपी के साबिक़ रुकन असेंबली पवन जायसवाल को सिर्फ 178 वोटों के मामूली फ़र्क से शिकस्त दी। फैसल रहमान को मजमूई तौर पर 1,12,727 वोट मिले, जबकि पवन जायसवाल को 1,12,549 वोट हासिल हुए। ये जीत ढाका सीट पर लालू की पार्टी के लिए एक बड़ा सियासी उलटफेर तस्वुर की जा रही है। और मामूली वोटों के साथ जीतने वाले कौन कौन हैं? 3 हलकों में तो अक्सरियत सिर्फ 100 वोटों से भी कम थी। जी हाँ नाज़रीन, बिहार असेंबली इंतखाबात में सिर्फ 1 सीट हासिल करके बहुजन समाज पार्टी ने अपनी नुमाइंदगी बनाई। ये जीत भी महज 30 वोटों के फ़र्क से हुई है, जिसने सबको हैरान कर दिया। इन इंतखाबात में 243 सीटों के लिए मायावती ने की पार्टी ने 192 हलकों में हिस्सा लिया था, लेकिन सिर्फ 1 ही सीट पर पार्टी जीत सकी। इस पार्टी के सतीश कुमार यादव ने रामगढ़ असेंबली हलके से हिस्सा लिया। गिनती के दौरान पूरे अमल में कशीदगी रही। आधी रात के बाद ऐलान शुदा नताइज में सतीश बहुत कम अक्सरियत के साथ जीत गए। उन्हें 72,689 वोट मिले, जबकि करीबी बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को 72,659 वोट मिले। भोजपुर ज़िले में संदेश असेंबली हलके में आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवारों के दरमियान फतह काफ़ी देर तक गैर यकीनी रही थी। आखिरकार जेडीयू के उम्मीदवार राधा चरण शाह ने अपने करीबी आरजेडी उम्मीदवार दीप सिंह को 27 वोटों के फ़र्क से साथ उन पर जीत हासिल की। अरारा के अज्ञान इलाके में सीपीआई-एमएल लिबरेशन के शिव प्रकाश रंजन बीजेपी के उम्मीदवार महेश पासवान के हाथों भी सिर्फ 95 वोटों के फ़र्क से हार गए। और नबीनगर असेंबली सीट में जेडीयू के चेतन आनंद ने आरजेडी के उम्मीदवार अमोद कुमार सिंह को सिर्फ 112 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी। फारबिसगंज असेंबली में बीजेपी के उम्मीदवार विद्यासागर को शिकस्त हुई। कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज पिशवान ने सिर्फ 221 वोटों के फ़र्क से जीत हासिल की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस मर्तबा ये वोटों की खींचातानी हुई है और फिर थोड़े थोड़े वोटों के साथ ये एक दूसरे से सबकत हासिल किए हुए हैं। नाज़रीन, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सियासत और ख़ानदान से किनारा कशी करने का ऐलान कर दिया है। जैसे ही इस वक्त बिहार असेंबली इंतखाबात में लालू के बेटे तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को हार हुई है, अलग अलग तरह की इस वक्त तबसरे सुनने को भी मिल रहे हैं। वैसे भी लालू यादव साहब की ख़ानदान में पहले से ही दरारें पड़ चुकी हैं। उनका बड़ा बेटा उनसे अलग हो चुका है और अंदरूनी खाना जंगी जारी थी। अब उनकी बेटी ने भी अब लालू प्रसाद के ख़ानदान को गहरा ज़ख्म दिया था और इस रिज़ल्ट ने
इसमें मज़ीद जो है इस वक्त नमक का छिड़काव हुआ है। पहले तो इंतखाबी नताइज के बाद सीटों की तादाद में 2020 के मुकाबले नुमायाँ कमी आई, सियासी वक़ार दाव पर लग गया और अब ख़ानदान भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार असम्बली इंतखाब के नताइज को 24 घंटे भी नहीं हुए कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सियासत और ख़ानदान दोनों को छोड़ने का ऐलान कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार असम्बली इंतखाबात से कुछ माह कबल ही लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और ख़ानदान दोनों से बेदखल कर दिया था। रोहिणी आचार्य ने अपनी एक्स पोस्ट में संजय यादव पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। रोहिणी ने लिखा कि संजय यादव और रमीश ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं तमाम इल्ज़ाम अपने ऊपर लेती हूँ। हैरानी की बात यह है कि रोहिणी ने पहले सिर्फ सियासत छोड़ने की बात लिखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने एडिट करके संजय यादव और रमीश पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। वाज़ेह रहे कि रोहिणी आचार्य संजय यादव के दरमियान काफ़ी अरसे से इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं। इख्तिलाफ़ात बिहार अधिकार यात्रा के दौरान वाज़ेह तौर पर नज़र आया, जब संजय यादव बस में अगली सीट पर बैठते नजर आए। जब इस पर एतराज़ का इजहार करते हुए एक्स आरिफ ने पोस्ट किया तो रोहिणी आचार्य ने उसे शेयर भी कर दिया था। तो ये बात रही बिहार इंतखाबात और उसके बाद की मुख्तलिफ तफसीरात और उथल पुथल की, जो इस वक्त अलग अलग हवाला जात से आ रही हैं। अब आइए दिल्ली के लाल किला बम धमाका केस में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर थोड़ी सी नज़र कर लेते हैं। दिल्ली के लाल किले के करीब हुए बम धमाके के मरकज़ी मुलजिम डॉक्टर उमर उन नबी अलमारूफ उमर मोहम्मद के घर को धमाकों से तबाह करने की खबर हमने कल दी थी आपके सामने। इसी केस में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। दहशतगर्द ग्रोह से वाबस्ता 4 डॉक्टर्स के खिलाफ नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कार्रवाई करते हुए उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है। इन डॉक्टर्स को अब मुल्क में कहीं भी तिब्बी पेशावराना खिदमत अंजाम देने की इजाज़त नहीं है। हुकाम के मुताबिक फ़ैसला दहशतगर्द मुखालिफ कवानीन के तहत दर्ज एफ़आईआर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस से हासिल मालूमात और रियासती मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद किया गया। मनसूख होने वाले डॉक्टर्स में डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर अदील अहमद रादर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद शामिल हैं। मेडिकल काउंसिल के अहकामात के मुताबिक इनके नाम इंडियन मेडिकल रजिस्ट्री और नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री से फौरी तौर पर हटा दिए गए। मेडिकल काउंसिल ने अपने हुक्म में वाज़ेह किया कि चारों डॉक्टर्स दिल्ली में लाल किले के करीब कार बम धमाके से वाबस्ता थे। नाज़रीन गिरामी, इधर सऊदी अरब से एक अहम तरीन खबर आ रही है। सऊदी अरब ने एक मनसूबा वीज़ा बाई प्रोफाइल का आगाज़ कर दिया है, जिसके तहत अहल वीज़ा कार्ड होल्डर्स चंद मिनटों में इलेक्ट्रॉनिक सयाहती वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खत्ताब ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा है कि टोराइज 25 में हम फ़क्र के साथ वीज़ा बाय प्रोफाइल मुतारिफ़ करवा रहे हैं। दुनिया का पहला मनसूबा है जो अहल वीज़ा कार्ड होल्डर्स को अपने कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात इस्तेमाल करते हुए चंद ही मिनटों में इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने की सहूलत फराहम करता है। नाज़रीन, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर जब्त कर लिया। एक अमरीकी अहदेदार का ये बयान सामने आया है, जबकि ये खबरें कल रात से ही गर्दिश कर रही थी। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ईरान ने जुमा के रोज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले एक समंदरी ऑयल टैंकर को रोककर उसका रुख ईरानी पानियों की तरफ मोड़ दिया। टैंकर पर जज़ाइर मार्शल का परचम लहरा रहा था। ये कई माह बाद इस अहम आबी गुजरगाहों में होने वाली पहली ऐसी कार्रवाई है। ईरान ने इस टैंकर तालारा की जब्ती की तस्दीक नहीं की। टैंकर अजमान यानी मुत्तहिदा अरब इमारात से रवाना हुआ था, सिंगापुर जा रहा था, जब उसे ईरानी फोर्सेस ने रोक लिया। ये बात एक अमरीकी दिफाई अहदेदार ने इंटेलिजेंस मामलात पर गुफ्तगू करते हुए बताई। दूसरी जानिब अमरीकी बहरिया के ड्रोन MQ-4C ट्रिटॉन ने कई घंटों तक इस इलाके के ऊपर परवाज़ की जहां तालारा मौजूद था। उसने टैंकर की जब्ती के मनाज़िर रिकॉर्ड किए। ये मालूमात जहाज़रानी के ट्रैकिंग डेटा से ज़ाहिर हुई जो एसोसिएटेड प्रेस ने हासिल की। बहरी निगरानी के बरतानवी इदारे ने भी इस वाक़े के बारे में नई तफसीलात जारी की जो खोरफका यानी इमारात के साहिल के करीब पेश आया। एक ऑयल टैंकर खलीज उम्मान से गुजरते हुए अचानक अपने रास्ते से हट गया, जिसके बारे में शिबा जाहिर किया गया है कि किसी रियासती कार्रवाई का नतीजा हो सकता है। बरतानी फ़ौज ने खबरदार किया कि आबनाई हुर्मुज़ से गुजरने वाला एक जहाज़ का अचानक ईरानी इलाकाई पानियों की तरफ मुड़ जाना रियासती सरगर्मी का इशारा हो सकता है। एक निजी सिक्योरिटी कंपनी ने भी कहा कि छोटी कश्तियाँ पहले इस जहाज़ के करीब आती देखी गई थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आपको तो पता है कि ईरान के पानियों में मामला पेश आया है, तो इस वक्त ईरान को मुख्तलिफ तरह से घेरने की कोशिशें हुई हैं, जबकि ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान अब तक सामने
नहीं आया है। नाज़रीन गिरामी, क़ाबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों की दरिंदगी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। पाबंद सलासिल फ़िलिस्तीनी असीरान पर जो नए लर्ज़ाखेज़ मज़ालिम हैं उसका इंकिशाफ हुआ है, जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्लब बराए असीरान ने कैदी खालिद बरकात की गवाही को दस्तावेज़ी शक्ल देते हुए बताया कि खालिद को बदनाम ज़माना उक़ूबत खाने सदिया तैमान में 130 दिन बाद मौत के शिकंजे में रखा गया। अपनी गवाही में बरकात ने उन तमाम सफ़ाकाना तशद्दुद की तफसील बयान की जो उन्होंने उनके साथियों ने सही और वाज़े किया कि क़ैद सख्त हालात में एक रोज़मर्रा का तकलीफ़ दा ख्वाब था। बरकात ने बताया क़ैद के दौरान उनके हाथ और पैर मुसलसल जकड़े हुए और आंखों पर पट्टी बंदी रहती। वो और उनके साथी रोज़ाना पुलिस कुत्तों के हमलों का शिकार होते जो बेतरतीब तौर पर हमला करते। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम धात के पिंजरों में क़ैद थे। हर पिंजरा 130 कैदियों पर मुश्तमिल था। मुसलसल निगरानी में और किसी भी गैर इरादी हरकत पर हमें मारा और गालियाँ दी जाती। उन्होंने बताया कि क़ैद में तशद्दुद की वजह से उनकी पसलियाँ टूट गईं। दीगर कैदियों की मुतअद्दिद हड्डियाँ टूटी मगर किसी डॉक्टर के पास ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके नतीजे में हड्डियाँ सही तरह से नहीं जुड़ सकी। सबसे मुश्किल हालात में से एक बात बरकात ने बाथरूम्स की बताई, जहाँ रोज़ाना सिर्फ एक बार इस्तेमाल की इजाज़त थी और अक्सर कैदी मजबूरन जकड़े हुए ही अपनी रफ़े हाजत पूरी करते थे। नाज़रीन गिरामी, ये भयानक है जिसके बारे में मज़ीद आगे तफसीलात सुनाऊँगा तो सुन नहीं पाएंगे। ये है क़ैद खानों में दी जाने वाली सज़ाएँ ज़ालिम सहनी दरिंदों की। ज़िंदा भी नहीं रखते और जेलों में ले जाते हैं तो क्या कुछ होता है आप इसका अंदाज़ा लगाएं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।